गंगापुर नाम के गांव में 9 साल का लड़का सूरज रहता था। सूरज के माता पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से वो अनाथ खुद ही अपना गुजारा चलाता था। सूरज पहले तो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था, लेकिन एक रोज जब उसने कबाड़ी वाले को प्लास्टिक बेचकर पैसे कमाते देखा, तब से वो भी प्लास्टिक इकट्ठी करके उसे बेचने लगा। वो कभी बस्ती में जाकर तो कभी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर जाकर प्लास्टिक इकट्ठी करके लाता और उसे कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पैसे कमाता। एक रोज सूरज जब रेलवे पटरी के किनारे प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक 5 साल की बच्ची वहाँ बैठकर रो रही है। सूरज उसके पास जाता है। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? मेरा नाम रेनू है और मेरे बाबा और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे अब बहुत जोरों की भूख भी लगने लगी है। ओह, इसका मतलब मेरी तरह अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। सूरज उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है और उसे खाना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उस बच्ची के मुंह से भैया शब्द सुनकर सूरज को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो रेनू से कहता है, अच्छा ठीक है, अब से तुम मेरे साथ यहीं मेरे घर में ही रहो। तुम्हें भी एक भाई मिल जाएगा और मुझे भी एक बहन। अब सूरज हर रोज बाहर काम पर जाता और रेनू घर पर रहती। एक रोज सूरज घर आ रहा था, तभी उसने देखा रेनू दरवाजे पर खड़ी स्कूल से आ रहे बच्चों को बड़े गौर से देख रही थी। उसे देखकर सूरज ने उससे पूछा, शिवानी, क्या तुम भी स्कूल जाना चाहती हो? हाँ भैया, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन रात भर वो यही सोचता रहा कि कैसे वो और पैसे कमाए जिससे वो रेनू का एडमिशन स्कूल में करवा सके। अगले दिन सूरज जब दूध लेकर घर आ रहा था, तो उसने देखा कि एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि काम के लिए लड़के की आवश्यकता है। वो उस बड़ी सी दुकान के अंदर गया और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, आपके यहाँ काम के लिए किसी लड़के की आवश्यकता है क्या? क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख सकते हैं क्या? हाँ, मुझे मेरी मदद के लिए एक लड़का चाहिए जो दुकान में मेरी मदद कर सके। ठीक है, तुम कल से दुकान पर आ जाना। महीने में 3000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी भाई। 3000 सुनकर सूरज खुश हो जाता है। सेठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने जल्द ही सूरज को दुकान का सारा काम समझा दिया। अब सूरज अच्छे से काम करने लगा था और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे 3000 रुपए तनख्वाह मिली, जिसे देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो खुशी खुशी घर गया। रेनू, रेनू, ये देखो, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई। चलो, अब मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा कर आता हूँ। सच में भैया? ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों कई सारे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन कहीं फीस ज्यादा थी तो कहीं अनाथ बच्चे कहकर एडमिशन नहीं दिया जाता। जब सूरज को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो आखिर में सेठ जी के पास दुकान में जाता है और उनसे अपनी परेशानी कहता है। सेठ जी, मुझे अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में करवाना है। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, लेकिन इसे किसी ने एडमिशन नहीं दिया। अगर आपकी मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। सेठ उन दोनों बच्चों के साथ प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल साहब, ये बच्चे मेरे रिश्तेदार हैं। हमें इस लड़की का एडमिशन इस स्कूल में करना है। आप चाहें तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे एडमिशन दे दीजिए। इन बच्चों की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपकी गारंटी पर मैं इस लड़की को एडमिशन दे देता हूँ, लेकिन फीस 1500 लगेगी। जी चलेगा। वैसे रेनू कब से स्कूल में आ सकती है? आप आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा दीजिए और कल से ही रेनू को स्कूल भेज दीजिए। इसके बाद सेठ जी सारे पहचान पत्र और फीस जमा कर देते हैं। साथ ही रेनू को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, टिफिन और पानी की बोतल भी दिला देते हैं। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपने सचमुच हमारी बहुत मदद की है। मैं धीरे धीरे आपके ये सारे पैसे चुका दूंगा। सूरज बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं कभी? अच्छा, आप घर जाओ। रेनू को कल स्कूल भी तो जाना है और तुम्हें दुकान आना है। जी सेठ जी। इसके बाद सूरज और रेनू घर आ जाते हैं। सूरज रेनू से कहता है, देखा रेनू, मेरे सेठ जी कितने अच्छे हैं, कितनी मदद की उन्होंने हमारी। हाँ भैया, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से स्कूल जाऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना बनाकर खा लेते हैं, फिर हमें सुबह जल्दी उठना भी तो है। जी भैया। अगले दिन सूरज रेनू को स्कूल छोड़कर दुकान पर काम करने चला जाता है, जहाँ सेठ जी उससे पूछते हैं, सूरज, क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ सेठ जी, लेकिन पहले मेरी बहन पढ़ेगी, फिर बाद में मैं। वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अगर तुम चाहो तो रात के स्कूल में तुम भी पढ़ाई कर सकते हो। सच में मालिक, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तेरे पास जब पैसे आएंगे ना, तब लौटा देना, और नहीं भी लौटाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके इतना कहते ही सूरज उनके पैरों में गिर जाता है। शाम को ये बात जाकर वो रेनू को बताता है। सच में भैया, अब आप भी पढ़ाई करोगे? मैं भी आपकी पढ़ाई में मदद किया करूंगी। खाना खाकर रेनू पढ़ने बैठ जाती है, तो वहीं सूरज भी रात को अपने स्कूल चला जाता है और फिर सुबह 4 बजे आकर थोड़ी देर सो जाता है।
और फिर सुबह रेनू को स्कूल छोड़ने चला जाता है और उसके बाद वो काम पर चला जाता है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। सेठ जी की दुकान अब काफी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए वो एक दुकान और खोल लेता है। एक दुकान अब सूरज संभालता तो दूसरी सेठ जी। शाम को सूरज सारा हिसाब सेठ जी को सौंप कर जाता। अच्छी कमाई आती देख अब सेठ जी सूरज से काफी खुश थे। ऐसे कुछ साल बाद अच्छे नंबरों से सूरज 12वीं पास कर लेता है और अब वो आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। सूरज, तू इंजीनियरिंग करना चाहता है ना बेटा? तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सूरज इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, साथ ही दुकान भी अच्छे से संभालता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज को 50,000 की नौकरी मिल जाती है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगता है। उधर रेनू भी 12वीं पूरी कर लेती है और वो राज्य में अव्वल आती है। इसके बाद सूरज उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करवाता है। कुछ ही सालों में वो अच्छी डॉक्टर बन जाती है। ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देकर आता हूँ। ये खुशखबरी देने सूरज सेठ जी की दुकान पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सेठ जी वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। वो जल्दी से उन्हें उस हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ रेनू डॉक्टर थी। भैया, इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी से इनको ऑपरेशन करना होगा। क्या रेनू, तुम जल्दी से इनके ऑपरेशन की तैयारी करो, तब तक मैं सेठानी जी को फोन कर बता देता हूँ। लेकिन मैडम, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं इनका ऑपरेशन करूंगी, इन्हें कुछ नहीं होगा। सेठ जी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। सेठ जी, अब आप ठीक है? रेनू बिटिया, मेरा मतलब है डॉक्टरनी साहिबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? सूरज बेटा, आपको यहाँ लाया है। रेनू डॉक्टर बन गई है। ये बात बताने वो आपकी दुकान पर गया था, लेकिन वहाँ इसने आपको बेहोश पाया और यहाँ ले आया। फिर पता चला कि आपको हार्ट अटैक आया है। आपकी नाजुक हालत देखकर सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर रेनू बिटिया ने हिम्मत नहीं हारी और आपका ऑपरेशन किया। आज इन्हीं दोनों की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। तुम दोनों का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा। सेठ जी, आपने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। हाँ, आप हमारे भगवान हैं सेठ जी। हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। अगर तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पर रह सकते हो? हम दोनों की कोई औलाद नहीं है। हाँ, मुझे खुशी होगी अगर मुझे बेटा और बेटी एक साथ मिल जाएं। ये बात सुनकर सूरज और रेनू बहुत खुश होते हैं और वो आंखों में आंसू लिए उनके गले लग जाते हैं।